बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15 लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन। तो बच्चों इसमें से इस चैप्टर से आपके दो टॉपिक कटे हुए हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन और एक भू रासायनिक चक्र। ये दो टॉपिक आपके कटे हुए हैं, इसलिए इन टॉपिक को छोड़कर मैं आपको पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले पारिस्थितिकीय संतुलन क्या होता है हम इसके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि जैव मंडल क्या होता है। देखिए जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, जीव एवं उसके संबंध का पर्यावरण जीव मंडल। ठीक है, तो इसे बात पढ़ते हैं। सभी पौधों जंतुओं प्राणियों जो कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव भी सम्मिलित हैं, अर्थात पौधों जंतुओं और प्राणियों, इनके चारों ओर एवं इनका जो पर्यावरण के साथ पारस्परिक अंतर संबंध है इसी को कहते हैं जैव मंडल। ऑप्शन मतलब पॉइंट सेकंड, पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर जो जीवन है ऐसा नहीं कि स्थल मंडल में ही पाया जाता है, पृथ्वी पर जीवन बहुत जगह पाया जाता है। जैसे कि कुछ जीव जो है वो विषुवत पर भी पाए जाते हैं, ध्रुवों पर भी पाए जाते हैं। वहीं कुछ जीव हमें समुद्र तल में, जैसे मछली वगैरह हो गए, कछुए वगैरह, ये सभी समुद्र तल में देखने को मिलते हैं। हवा में कई पक्षी कई किलोमीटर तक उड़ पाते हैं। ठीक है, सूखी घाटियां होती हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। बर्फीले पहाड़ों में या फिर बर्फीले जल में पेंगुइन वगैरह जो है ये रहते हैं। जलमग्न भागों में कई सारे जो जीव जंतु हैं वो भी रहते हैं। पृथ्वी की गहराई के अंदर भी बहुत सारे जंतु रहते हैं। तो ये जो है इसके कहने का मतलब ये है कि जैव मंडल जो है वो सिर्फ आपका स्थल मंडल से संबंधित नहीं, अर्थात पृथ्वी पर जहां जहां पर भी जीवन है वो सभी जैव मंडल से संबंधित है। पृथ्वी पर रहने वाले जीव मंडलों से मिलकर जैव मंडल बनता है। ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों से संबंधित सभी घटक इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी और पॉइंट है इसमें कि देखिए ये तो हमें पता चल गया कि जैव मंडल किससे बना है, पौधों जंतुओं और प्राणियों के पर्यावरण के साथ पारस्परिक अंतर संबंध से। लेकिन यहाँ पे गौर करने योग्य बात यह है कि ज्यादातर जो जीव होते हैं वो स्थल मंडल पे मिलते हैं। मान लीजिएगा 100 जीव हैं पृथ्वी में, ठीक है, तो मान कम से कम नहीं तो 70, ठीक है 50 नहीं 70 जो जीव रहेंगे वो आपको स्थल मंडल में मिलेंगे। ये यहाँ पे आपको समझाने का मतलब ये है कि ज्यादातर जो जीव होते हैं वो हमें स्थल मंडल पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं कुछ जलमंडल में भी रहते हैं, कुछ वायुमंडल में भी रहते हैं, और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल की तरफ स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं। जैसे पक्षी है तो वो स्थल मंडल पर भी रहता है, वो वायुमंडल में भी रहता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि जैव घटक, ठीक है, जैविक जैव मंडल के घटक हैं। ये तत्व अनेक प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि भूमि, जल, मिट्टी पारस्परिक आपस में क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्व जैसे कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। अर्थात देखिए एक तरफ तो क्या है, पृथ्वी के स्थल मंडल में क्या है, भूमि, जल, ये क्या होते हैं कि आपस में मिट्टी के साथ क्रिया करते हैं। वहीं वायुमंडल के तत्व जैसे कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य, ये सभी किसको प्रभावित करते हैं, भूमि, जल और मिट्टी को, इन सभी को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राकृतिक घटक और जो वायुमंडल के तत्व हैं ये आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधों व जीव जंतु विकास क्रम के द्वारा धीरे धीरे उसी पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। इसे पारिस्थितिकीय अनुकूलन कहते हैं। अब देखिए पारिस्थितिकीय अनुकूलन क्या हो गया, मान लीजिए कि कोई जो जीव है, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर ए वाले भाग में रहता है। ठीक है, तो वो जहां पे रहता है तो उसी पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है, अभ्यस्त बना लेता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पारिस्थितिकीय असंतुलन। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकीय जो अनुकूलन है वो इसे कहेंगे। असंतुलन तो आपको पढ़ना ही नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए संसार के कुछ प्रकार, 5 बायोम है। ठीक है, संसार के 5 प्रमुख बायोम। पहला है वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम व उच्च प्रदेशीय बायोम। तो जो बायोम के बारे में आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको जो टेबल है उसमें दिए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टेबल से जो संबंधित है आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे, क्योंकि इसमें आपके और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए नाम बता दिए हैं कि बायोम जो है इनके प्रमुख नाम कौन कौन से हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि पारिस्थितिकीय संतुलन क्या है एवं बायोम के प्रकार।
अब हम बात करेंगे परितंत्र के बारे में। तो परितंत्र टॉपिक आपका बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं कि परितंत्र आखिर होता क्या है। तो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का जल, भूमि, वायु अर्थात अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित होती है, उसे परितंत्र कहते हैं। अर्थात कोई एक विशेष समूह है, ठीक है, मान लीजिए ये एक ए समूह है। इस ए समूह के जो जीवधारी हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जल, भूमि और वायु, इनका आपस में एक ऐसा संबंध इन्होंने बना लिया है कि इनकी ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, मान लीजिए जो वायु है एवं जो जल है ये इनसे ऊर्जा लेते हैं। पोषण श्रृंखला अर्थात जो भूमि ऐसे जो फल वगैरह होते हैं इनसे लेती है। तो ये क्या है कि आपस में इनकी क्रिया चल रही है, तो इसे ही कहते हैं परितंत्र, ठीक है। तो परितंत्र क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है परितंत्र के प्रकार। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे जो स्थलीय परितंत्र है, ठीक है। स्थलीय अर्थात की पृथ्वी की सतह से संबंधित। तो स्थलीय परितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जा सकता है। पुनः बायोम अर्थात जो बायोम दोबारा से शुरू होता है उसे कहते हैं। बायोम जो है वो पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। बायोम क्या है, ये पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता व मिट्टी ये बायोम की प्रकृति तथा सीमा को निर्धारित करते हैं। संसार के कुछ प्रमुख परितंत्र जैसे कि वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और जो टुंड्रा परितंत्र हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्थलीय परितंत्र के बारे में आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला है बच्चों आपका जलीय परितंत्र। अब देखते हैं जलीय परितंत्र क्या है। तो छोटा सा टॉपिक है जलीय परितंत्र के बारे में। देखिए जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र व ताजे जल के परितंत्र में बांटा जाता है। अभी इस स्थल को हमने किस में देखा था, स्थल को हमने बांटा था बायोम में, ठीक है। वहीं अब हम जलीय को बांट सकते हैं समुद्री परितंत्र या फिर ताजे जलीय परितंत्र के रूप में। अब जैसे इस परितंत्र में क्या शामिल है, महासागरीय ज्वालामुख, प्रवाल भित्ति, ये सभी इसमें शामिल है। ताजे जल के परितंत्र जैसे कि झीलें हो गई, तालाब हो गए, सरिताएं हो गई, कच्छ व दलदल हो गए, ये सभी किसमें सम्मिलित है, जलीय परितंत्र है। अर्थात जो जल से निर्मित होते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। एक तरफ है समुद्री परितंत्र और एक तरफ है जो जल तंत्र है, जल परितंत्र है, उसके बारे में। तो परितंत्र के दो प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहले परितंत्र होता क्या है, स्थलीय परितंत्र क्या है एवं जलीय परितंत्र क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे आखिर ये जो परितंत्र है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने ये दो पार्ट डिवीजन पढ़े हैं, इसकी आखिर कार्य प्रणाली क्या है, ये कार्य किस तरह से करता है, ठीक है। तो इसको समझिए। संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक व अजैविक कारक होते हैं। अर्थात संरचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो परितंत्र की कार्य प्रणाली में जैविक एवं अजैविक कारक होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अजैविक कारक वे कारक हैं जिसमें कि तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति, अकार्बनिक तत्व जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि ये सम्मिलित होते हैं। अर्थात परितंत्र की कार्य प्रणाली में जो अजैविक कारक होते हैं उसमें ये सभी चीजें सम्मिलित होती हैं। अजैविक कारक में उत्पादक, उपभोक्ता अर्थात प्राथमिक एवं द्वितीय तथा तृतीयक अपघटक सम्मिलित होते हैं। अर्थात अजैविक कारक में एक तो उत्पादक जो उस वस्तु को उत्पन्न करता है और उपभोक्ता जो उसे ग्रहण करता है, ठीक है, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। उत्पादकों के सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। अर्थात उत्पादक जो हैं इसमें खास करके जो हरे पौधे होते हैं ये सभी सम्मिलित होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों, ये आपने चैप्टर नंबर जो आपका शायद मुझे अभी याद नहीं है, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें इस बारे में बहुत डीपली आपको पढ़ाया गया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसको कहते क्या है कि जब वो पौधे सूर्य से अपनी जो ऊर्जा उसे प्राप्त करते हैं एवं उसे जड़ों तक लेके जाते हैं, तब उसके द्वारा ये जो है अपना भोजन बनाते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि, ठीक है। उसके बाद तो ये तो हो गए आपके प्रकाश संश्लेषण और जो अजैविक कारक हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ उपभोक्ता हैं जिसको इसमें बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। इसमें क्या है, इसमें शाकाहारी जंतु जैसे कि हिरण, बकरी, चूहे एवं सभी जो है वो पौधों पर निर्भर होते हैं। तो प्रथम स्तर जो एक तरह से वो आप इस तरह से समझ सकते हैं,
पौधों पर जो निर्भर जीव हैं वो प्रथम श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। द्वितीय श्रेणी में ये उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जैसे कि सांप, बाघ, शेर, ये सभी सम्मिलित होते हैं जो भी मांस खाते हैं, जो हमेशा मांस खाते हैं। ठीक है। उसके बाद चरम स्तर के उपभोक्ताओं में देखिए, एक तो हो गया प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अब है चरम स्तर। तो इसमें वे उपभोक्ता सम्मिलित हैं जो मांसाहारी जीव हैं एवं ये दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। अर्थात चरम स्तर में वे सम्मिलित होते हैं जो मांसाहारी जीव तो हैं, साथ ही साथ वो अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि बाज या फिर नेवला, ये इसके उदाहरण हैं। तो ये तो होगी परितंत्र की कार्य प्रणाली के बारे में अजैविक कारक। ठीक है। अब अजैविक कारक से संबंधित ही अब जो है हम देखेंगे एक खाद्य श्रृंखला के बारे में। ये खाद्य श्रृंखला क्या होती है? आई होप आप सभी को ये चीजें पता होगी कि खाद्य श्रृंखला के बारे में आखिर ये क्या होती है, कैसे कार्य करती है। आपने बहुत पढ़ा होगा बच्चों ये क्लास 10th और 9th में खाद्य श्रृंखला के बारे में कि आखिर ये होता क्या है, बहुत आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर हैं, जैसे कि कौवा, गिद्ध, तथा कुछ अपघटक जैसे कि बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु जो मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला के संबंध में सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि खाद्य श्रृंखला से संबंधित जो अपघटक हैं ये क्या होते हैं। तो अपघटक जो होते हैं वो मृत जीवों अर्थात जो मरे हुए जीव होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, जैसे कौवा, गिद्ध। आपने देखा होगा जब कोई पशु या फिर पक्षी मर जाता है तो गिद्ध और कौवों की एक मतलब कुंभ का मेला जैसा लग जाता है। ठीक है। तो क्या आपको इससे क्या समझ में आता है कि ये कुछ पक्षी हैं ये मृत जीवों पर निर्भर है। अन्य अपघटक जैसे कि बैक्टीरिया हो गए एवं सूक्ष्म जीवाणु हो गए, ये क्या करते हैं, जो मृतक होता है उसको मिट्टी में बदलने में मदद करते हैं। ठीक है। परितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पौधे जो होते हैं वो कीड़े के द्वारा खा लिए जाते हैं, कीड़े जो होते हैं वो किसी कौवे के द्वारा, कौवे को किसी हिरण के द्वारा, एक कुछ इस तरह से ये बातें हैं। ठीक है। तो परितंत्र के जो जीवाणु हैं वो एक खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा मेंढक का भोजन है। अर्थात जो पौधे होते हैं, ठीक है, इन पर ये जो कीड़ा होता है वो किसका भोजन होता है? ये होता है मेंढक का भोजन। वहीं जो मेंढक है वो सांप के द्वारा खा लिया जाता है और जो सांप है वो बाज के द्वारा खा लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो खाद्य श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। उसके बाद यह खाद्य क्रम, इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा प्रवाही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? ये जो खाद्य क्रम के अंतर्गत, ठीक है, ये जो आपको एक चीज मैंने अभी आपको बताई कि पौधों पर जीवित रहने वाला कीड़ा मेंढक का भोजन है, मेंढक सांप का भोजन है, सांप बाज का भोजन है। ठीक है। तो ये जो है ये खाद्य श्रृंखला जो ये जो खाद्य क्रम है एवं इस क्रम में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा प्रभाव होती है इसी को हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब खाद्य श्रृंखला जो है वो आपकी किताब में दो प्रकार की दी हुई है। अब वो दो प्रकार की कौन कौन सी हैं उसे समझते हैं। सबसे पहली है चराई खाद्य श्रृंखला, ठीक है, और दूसरी है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। तो देखिए, पौधों से आरंभ होकर ये मांसाहारी तक जाती है। अर्थात ये जो खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला ये पौधों से शुरू होती है और मांसाहारी जीव तक पहुंचती है। इसमें क्या होता है, शाकाहारी जीव घास खाता है, शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाता है। अर्थात यानी कि ये जो चराई खाद्य श्रृंखला है इसमें क्या होता है कि जो शाकाहारी जीव होता है वो क्या करता है, वो घास खाता है। ठीक है। अब इसी शाकाहारी जीव को कौन खाता है, मांसाहारी जीव। एवं हर स्तर पर ऊर्जा नष्ट होती है जिसमें श्वसन, उत्सर्जन व विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। खाद्य श्रृंखलाओं में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो यह है आपकी चराई खाद्य श्रृंखला। फिर है अपरद। चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है एवं इसे अकार्बनिक पदार्थ का अपघटन इसमें सम्मिलित है। अर्थात मान लीजिए कोई एक शाकाहारी जीव, ठीक है, शाकाहारी जीव मान लेते हैं हम हिरण है। ठीक है। तो ये जो हिरण है ये क्या करता है, घास भी खा लेता है, फल भी खा लेता है। तो इस शाकाहारी जीव को कौन खाएगा, अब मांसाहारी। ठीक है। मांसाहारी जीव ने क्या कर लिया, इसको हिरण को खा लिया। तो ये क्या हो गया, शाकाहारी से मांसाहारी में ये जो परिवर्तित हो गया
तो इसे कहेंगे चराई खाद्य श्रृंखला। एवं अब मान लीजिए कि इस मांसाहारी जीव के द्वारा आधा इस हिरन को खाया गया एवं आधा इसको ऐसा ही छोड़ दिया गया। तो अब क्या होता है कि ये जो मृत पदार्थ है, ठीक है, ये कुछ अपघटक मिलके इसको क्या करते हैं, मिट्टी बनाते हैं। ठीक है, ये जो कुछ अपघटक होते हैं ये क्या करते हैं, इसको मिट्टी बनाते हैं, इसकी बॉडी को। तो ये जो चीज है वो आती है अपरद खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। ठीक है, तो चराई खाद्य श्रृंखला क्या है एवं अपरद खाद्य श्रृंखला क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था कि पारिस्थितिकी के जो संतुलन होता है इसमें ये क्या होता है, जिसमें हमने जैव मंडल के बारे में देखा, जैव मंडल क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि संसार के प्रमुख 5 बायोम कौन कौन से हैं, परितंत्र क्या होता है, स्थलीय परितंत्र क्या होता है एवं जलीय परितंत्र क्या होता है, परितंत्र की कार्य प्रणाली की संरचना क्या है। ठीक है, देन लास्ट में देखा हमने खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।